वेलकम टू द प्रेजेंटेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स गुण संबंध। मैं डॉक्टर स्मिता बर्गे, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, बद्री प्रसाद लोधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज आरंग। आज के प्रेजेंटेशन में हम एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी गुण संबंध के कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बातें करेंगे। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स गुण संबंध। प्रत्येक व्यक्ति में कई तरह की विशेषताएं होती हैं, जैसे उसकी ऊंचाई, वजन, उसका रंग, उसकी त्वचा या उसके बालों का रंग, उसकी भाषा, जो मातृभाषा वह बोलता है या जो भाषाएं वह सीखता है, उसकी शिक्षा इत्यादि। इन समस्त गुणात्मक विशेषताओं के मध्य जो संबंध होता है उस संबंध को गुण संबंध कहा जाता है। जब हम सांख्यिकी में अध्ययन करते हैं तो हम संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करते हैं एवं गणना करते हैं, जबकि व्यक्ति की जो विशेषताएं होती हैं उनमें से कुछ को संख्या के रूप में मापा जा सकता है, जबकि कुछ का संख्यात्मक रूप से मापन संभव नहीं है। इस आधार पर हम यह देख सकते हैं कि तथ्यों को संख्यात्मक रूप दो प्रकार से दिया जा सकता है। चर मूल्यों के समंक स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स, गुणात्मक समंक स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। चर मूल्यों के समंक ऐसे सभी तथ्य जिनको संख्या के रूप में मापा जा सकता है चर मूल्यों के समंक कहलाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का वजन, किसी खेत में कपास की उत्पादित की जाने वाली मात्रा या गेहूं की उत्पादन की जाने वाली मात्रा या धान की पेजी जाने वाली मात्रा, किसी कारखाने में काम करने वाले मैनेजर का वेतन या श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी, इनको चर मूल्यों के समंक कहा जाता है। गुणात्मक समंक या स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स ऐसे सभी तथ्य जिनका प्रत्यक्ष रूप से संख्यात्मक मापन संभव नहीं होता है, लेकिन जिन्हें तथ्यों के आधार पर गिनकर संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें गुणात्मक समंक कहते हैं। जैसे अंधापन या बहरापन या सुंदरता, इनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जा सकता, लेकिन अन्य मापन की विधियों के द्वारा इनको मापा जाता है। गुणात्मक वर्गीकरण या क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या है? गुणात्मक वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, द्वंद्व भाजन वर्गीकरण, बहुगुणी वर्गीकरण। द्वंद्व भाजन वर्गीकरण इस प्रकार के वर्गीकरण में किसी एक गुण के उपस्थित होने या न होने के आधार पर उसे दो भागों में बांटा जाता है। जैसे जनसंख्या को पुरुष एवं महिला दो भागों में बांटा जाए। बहुगुणी वर्गीकरण दो से अधिक गुण मौजूद होने पर उनके उपस्थित होने या न होने के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसे बहुगुणी वर्गीकरण किया जाता है। जैसे जनसंख्या में लिंग एवं साक्षरता को लिए जाने पर जनसंख्या को पुरुष एवं महिला एवं साक्षरता को साक्षर एवं निरक्षर दो भागों में बांटा जाए तो इसे बहुगुणी वर्गीकरण कहा जाएगा। द्वंद्व भाजन वर्गीकरण को हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे जनसंख्या को पुरुष और महिला दो भागों में बांटा जाए। पुरुष को पुनः दो भागों में दो तथ्यों के आधार पर बांटा जाए, विवाहित एवं अविवाहित। विवाहित पुरुष को पुनः दो तथ्यों के आधार पर बांटा जाए, साक्षर एवं निरक्षर। अविवाहित पुरुष को पुनः साक्षर एवं निरक्षर, और इसी तरह महिलाओं में भी विवाहित एवं अविवाहित महिलाओं की स्थिति को साक्षर एवं निरक्षर के आधार पर जब बांटा जाता है तो इसे हम द्वंद्व भाजन वर्गीकरण कहते हैं। इसमें प्रत्येक गुण को दो भागों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। गुण के प्रकार। गुण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक गुण एवं ऋणात्मक गुण। किसी तथ्य में किसी गुण का उपलब्ध होना धनात्मक गुण कहलाता है। जैसे साक्षरता में साक्षर होना धनात्मक गुण है, जबकि किसी तथ्य में किसी गुण का मौजूद न होना ऋणात्मक गुण कहलाता है। जैसे साक्षरता में साक्षर न होना या निरक्षर होना ऋणात्मक गुण कहलाएगा। वर्ग या क्लास। प्रत्येक गुण किसी क्लास या वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस आधार पर हम यह देख सकते हैं कि वर्ग तीन प्रकार के होते हैं, अनुलोम या धनात्मक वर्ग, विलोम या ऋणात्मक वर्ग एवं विपरीत वर्ग। किसी वर्ग में सभी धनात्मक गुणों के उपस्थित होने को धनात्मक वर्ग कहते हैं। इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ABC से दिखाया जाता है। वहीं किसी वर्ग में ऋणात्मक गुणों की उपलब्धि को ऋणात्मक वर्ग कहते हैं। इसे अल्फा, बीटा, गामा से दिखाया जाता है। वहीं विपरीत वर्ग वह वर्ग होता है जिसमें कुछ वर्गों में एक गुण उपस्थित होता है एवं दूसरा गुण अनुपस्थित होता है, जिसे हम विपरीत वर्ग कहते हैं। क्लास फ्रीक्वेंसी या वर्ग आवृत्ति। प्रत्येक वर्ग में अवलोकनों की संख्या को वर्ग आवृत्ति कहा जाता है। यह कुल अवलोकनों की संख्या होती है और इसे हमेशा ब्रैकेट में दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए किसी नगर में पुरुषों की संख्या 1500 है तो इसे संकेत के रूप में इस प्रकार दिखाएंगे। मान लिया जाए कि पुरुषों को कैपिटल ए से दिखाया जाएगा
तो अवलोकनों की संख्या अर्थात कुल पुरुषों की संख्या 1500 है। तो इसे प्रदर्शित करने का तरीका होगा A अंडर ब्रैकेट इक्वल्स टू 1500। इसी प्रकार यदि साक्षरता को एक गुण माना जाए और इसे कैपिटल B माना जाए तो नगरों में साक्षरों की संख्या 900 हो तो इसे प्रदर्शित करने का तरीका होगा कैपिटल B इन ब्रैकेट 900। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वर्ग आवृत्तियां अलग अलग तरह की हो सकती हैं। धनात्मक गुणों वाली वर्ग आवृत्तियां जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल AB। ऋणात्मक गुण वाली वर्ग आवृत्तियां अल्फा बीटा। कुछ वर्ग आवृत्तियां ऐसी भी होती हैं जिनमें एक गुण उपस्थित होता है और दूसरा गुण अनुपस्थित होता है। इसे विपरीत वर्ग वाली वर्ग आवृत्तियां कहते हैं। इसे देखने के पहले हम यह देखते हैं कि गुण संयोग क्या है। एक ही समग्र के दो या दो से अधिक गुणों को एक साथ उपस्थित होना एवं उनका अध्ययन किया जाना गुण संयोग कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि हम दो गुणों लिंग एवं साक्षरता को लें तो पुरुष कैपिटल A से, साक्षर कैपिटल B से, महिला अल्फा से एवं निरक्षर बीटा से दर्शाए जाएंगे। ऐसे में पुरुष जो साक्षर हैं कैपिटल AB, पुरुष जो निरक्षर हैं कैपिटल A बीटा, महिला जो साक्षर है अल्फा कैपिटल B, महिला जो निरक्षर है अल्फा बीटा से दर्शाए जाएंगे। लेकिन दो गुण एक ही वर्ग के नहीं बन सकते। जैसे A अल्फा B बीटा एक साथ एक वर्ग नहीं बन सकते क्योंकि या तो पुरुष हो सकता है या महिला या तो साक्षर, दोनों गुण एक साथ नहीं हो सकते। चलिए अब हम कुल वर्गों की संख्या की बात करते हैं। वर्गों के क्रम के अनुसार आवृत्तियां शून्य, प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्रम की आवृत्तियां कहलाती हैं। n उन गुणों की संख्या को दर्शाता है जिसके आधार पर समग्र का वर्गीकरण किया जाता है, अतः इसका क्रम हमेशा शून्य होता है। एक गुण में वर्गों की कुल संख्या, शून्य क्रम में n एक वर्ग, प्रथम क्रम में A अल्फा दो वर्ग, अतः कुल 3 वर्ग एक गुण के वर्गों में होते हैं। दो गुण में वर्गों की कुल संख्या, शून्य क्रम में n, प्रथम क्रम में A अल्फा B बीटा 4, द्वितीय क्रम में AB A बीटा अल्फा बीटा 4, अतः कुल 9 वर्ग होते हैं। दो चरों में अज्ञात आवृत्तियों की गणना के लिए कुल 9 वर्गों के आधार पर 9 वर्ग सारणी का उपयोग किया जाता है। 9 वर्ग सारणी दो गुणों में या दो चरों में अज्ञात आवृत्ति ज्ञात करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली सारणी है, जो कि आप प्रस्तुत स्लाइड में देख रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए संदर्भ के रूप में साहित्य भवन पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय विश्लेषण की पुस्तक डॉक्टर SM शुक्ल, डॉक्टर सहाय द्वारा लिखी हुई एवं कैलाश पुस्तक सदन द्वारा प्रकाशित उच्चतर सांख्यिकीय विश्लेषण की प्रोफेसर RL कटारिया, डॉक्टर सुरेश कटारिया एवं दासर XC जैन की पुस्तक को संदर्भ के रूप में लिया गया है। धन्यवाद।